तो पिछली क्लास में हमारी बातचीत हुई थी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ। पहली ऑर्गेनाइजेशन जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, सरस्वती घाटी सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद दूसरी नगरीकरण शुरू हुआ फर्स्ट मिलीनियस में, यानी 1000 बीसी में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे गांवों में लोग जो बस गए थे, जब शहरें वहां खत्म हो गई और दूसरी नगरीकरण जब शुरू हुआ, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब छोटे छोटे लोग छोटे छोटे गांव कबीले के रूप में थे। तो आज की जो टॉपिक थी, हमें शुरू करना था जनपद से और महाजनपद से। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जनपद, जनपद संस्कृत क्या, संस्कृत के शब्द जना और पद, दो शब्द से मिलकर बना है। जन और पद दो शब्दों से मिलकर जनपद बना है। जन का मतलब होता है लोग या ट्राइब, क्योंकि प्रारंभिक लोग थे ना, वो गेदरर और हंटर थे, वो जंगलों में ही रहते थे, ठीक है ना। जंगलों में हंटिंग और गैदरिंग करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ये जो ट्राइब्स थे, जनजातीय लोग थे, ये जनजातीय लोग जहां अपना पैर रख दिया, यानी पैर रखने का मतलब सेटल हो गए, रहने लगे, उस तो इन दोनों को मिलाया गया तो बना है जनपद। यानी कह रहा है कि ऐसे लोग, यानी जब लोग, एक मिनट, हाँ, कह रहा कि ऐसी जमीन जहां पर ट्राइबों ने या लोगों ने बसना शुरू कर दिया या रखना शुरू कर दिया अपने पैर को अस्थायी तौर से, यानी जहां पर अस्थायी तौर से लोग रहना शुरू कर दिए, उसी जगह को बोलते हैं जनपद, ठीक है ना। यानी लोगों का पद, यानी लोगों का रहने का जगह। इतनी बात समझ में आई। तो जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद से। ये संस्कृत के दो शब्द है। जन का मतलब होता है लोग या ट्राइब, पद का अर्थ होता है पैर। और कह रहा कि ऐसी जमीन जहां पर ये लोगों का पैर रख दिया और अस्थायी रूप से बस गए, इसी को कहते हैं जनपद। इतनी बात समझ में आई। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो हम आगे की बातचीत करते हैं। अब ये जनपद क्या हुए, जब एक जगह ये रहने लगे तो अस्थायी परमानेंट सेटल का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब व्यक्ति एक जगह रहने लगता है तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाता है, खेती करना शुरू करता है, ट्रेड करना शुरू करता है। और जब खेती और ट्रेड करना शुरू करेगा तो उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा, यानी वह जरूरत से ज्यादा कमाना शुरू करेगा। जब जरूरत से ज्यादा कमाना शुरू करेगा तो वह दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरी चीजों पर अपना पैसा व्यय करना शुरू करेगा। तो जब अपना पैसे दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों पर व्यय करना करेगा तो राज्य के रूप में वो धीरे धीरे स्टेट के रूप में डेवलप होता जाएगा और वहां होता जाएगा, तो बड़े राज्य के रूप में विकसित होता जाएगा। और ये जो जनपद थे, धीरे धीरे जब यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, जब यहाँ के लोग अस्थायी तौर से रहने लगे, और जब अस्थायी तौर से रहने लगे तो इनके पास जो सरप्लस था उसकी वजह से ट्रेड और एग्रीकल्चर के माध्यम से ये लोग धनी होते गए। ये लोग क्या हो गए, रिच हो गए। और जब ये लोग धनी हो गए तो यही जनपद थे वह कन्वर्ट हो गए महाजनपद। एक किसमें कन्वर्ट हो गए, महाजनपद में। यानी जो छोटे छोटे जनपद थे आपस में मिल गए। यानी ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लो। यहाँ मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटे छोटे हैं हमारे जनपद। ये हमारे छोटे छोटे क्या हैं, जनपद हैं। और इनके बीच शुरू हुआ ट्रेड और शुरू हुआ, ठीक है। और जब इनके बीच ट्रेड शुरू हुआ तो ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे, ये जुड़ा इससे। तो जो ज्यादा करने होता गया ना, तो वह उसको कंट्रोल करके अपने में मिलाता गया। और जब अपने में मिलाता गया तो एक बड़ी सी संरचना, क्लब करके एक बड़ी सी संरचना बनी, और इसी संरचना को बोला गया महाजनपद। इतनी बात समझ में आई। तो छोटे छोटे जनपद मिलकर बनाए महाजनपद। जब इनके पास सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा, जब ये ज्यादा पैसे कमाने लगे, जब इनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा और ये ज्यादा पावरफुल हो गए, तो ये
एक ट्राइब से या एक जनपद दूसरे जनपद से मिलकर एक महाजनपद के रूप में परिवर्तित हुआ। समझ में बात। टोटल जो हमारे टेक्स्ट है बुद्ध और जैनों के जो टेक्स्ट है उसमें टोटल 16 महाजनपदों की बातचीत की जाती है। वहां पर टोटल कितने महाजनपद? 16 महाजनपदों की बात की जाती है। और ये 16 महाजनपदों में गवर्नेंस का जो सिस्टम था वो 2 टाइप्स के था। वो गवर्नमेंट का सिस्टम कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक था मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। ठीक है ना। मोनार्की का मतलब राजतंत्र था और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। जैसे कि आपका देश है 26 जनवरी को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 तरह से महाजनपद थे। एक थे मोनार्की जहां पर राजा होता था, जहां पर किंग होता था, और एक होता था रिपब्लिक जहां पर कई छोटे छोटे राजा मिलकर अपने हेड को बनाते थे। तो अलग अलग संरचनाओं को हम समझेंगे। पहले मोनार्की को समझते हैं। यहाँ मोनार्की में मुख्यतः ये सबसे बड़े महाजनपद थे जिनमें से था मगध, कुशल और अवंती। मगध, कुशल और अवंती। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहा मगध इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली रहा, जिस पर मौर्य वंशों का शासन रहा। यहीं से अशोक आते हैं, अशोका द ग्रेट। तो ये सब इसी मगध महाजनपद के शासक रहे। ठीक है। तो ये था मोनार्क। ठीक है। और ये दूसरा था रिपब्लिक यानी गणतंत्र। और गणतंत्र में 2 था, वजीर और मल। वजीर महाजनपद और दूसरा मल महाजनपद। ये 2 जो जनपद थे वो रिपब्लिक थे और ये बाकी के जितने भी थे वो थे मोनार्क थे। ठीक है। और उन मोनार्कों में ये 3 जो महाजनपद थे वो सबसे शक्तिशाली थे। इतने का समझ में आई? ओके, ठीक है। तो अब हम महाजनपद के गवर्नेंस सिस्टम को समझेंगे। गवर्नेंस सिस्टम महाजनपद को समझेंगे यानी राजा कैसे शासन चलाता था। आप लोगों ने पहले राजाओं को देखा होगा कि उनके दरबार लगे होते थे। इधर मंत्री बैठे रहते थे और लोग आते थे, जहां बना ये शिकायत है, महाराज ये है। तो ये लोग जो राजा से मिलने आते थे तो उनकी पूरे दरबार को चलाने के लिए ना कुछ विशेष लोगों को बना के रखा गया था। जो कुछ लोग विशेष लोग थे जो राजा को न्यायिक कानूनी सलाह देते थे। और ये जो लोग थे इनको 2 हिस्सों में बांटा गया था। उस समय मोनार्क में 2 हिस्सों में बांटा गया था। ये बात है 6th सेंचुरी की, 6 BCE की। ठीक है ना। ये 6 BCE की बातचीत हम कर रहे हैं। तो उस समय 2 प्रकार के लोग थे। 2 प्रकार के उन्होंने अलग अलग लोगों के ग्रुप बना रखे थे। एक को कहा सभा। इस सभा में ऐसे लोग थे जो उस राज्य के धनी लोग थे, सबसे अमीर लोग थे। दूसरे ऐसे लोग थे जो बुजुर्ग और बुद्धिमान लोग थे। और तीसरे ऐसे लोग थे जो सैनिक थे या सेना के उच्च पदों पे काम करते थे। तो ये 3 प्रकार के लोग सभा में थे। और जो समिति थी वो समिति ना कॉमन लोगों की समिति थी। यानी जो राज्य के कॉमन लोग थे, जैसे व्यापारी हो गए, ट्रेड करने वाले लोग हैं, जैसे फार्मर हो गए, जैसे और इंडस्ट्री चलाने वाले जो कॉटेज इंडस्ट्री चलाते थे, कुटीर उद्योग चलाते थे, ये सब लोग आते थे दूसरी सभा में जिसको आप कहते थे समिति। और ये दोनों राजा को एडवाइस करते थे, सलाह देते थे, जिसके आधार पर पूरा स्टेट चल रहा था। ठीक है ना। तो ये मोनार्क रहा। दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसा सिस्टम था जिसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। अभी रिपब्लिक को थोड़ा समझ लो कैसा है। अब रिपब्लिक में था कि देखो हमने पढ़ा है कि अलग अलग रिपब्लिक में अलग अलग क्या थे? क्लेम थे, कुल था, ट्राइब अलग अलग ट्राइब हेड थे। और ये जो ट्राइब्स थे, ये जो ट्राइब हेड थे, इन लोगों ने एक साथ मिलके जो इसका हेड होता था यह सब लोग एक साथ मिलकर एक ना हेड को चुनते थे। यानी यह किंग होता था। ठीक है ना। लेकिन इस किंग के पास में अपना पूरा पावर नहीं होता था, क्योंकि ये जो अलग अलग ट्राइब्स के जो समूह है, अलग अलग ट्राइब्स के जो हेड है, उनके ना सलाह से ये राजा
काम करता था, तो ये भी इलेक्ट होता था कि नहीं, हेरिडेटरी नहीं था, या इसे इलेक्ट किया जाता था, यानी ये जो हेड है ट्राइब्स के, वो इसे चुन के राजा बनाते थे और इनकी सलाह से ही ये चलाया जाता था। इसीलिए इसको ना अभी पब्लिक आइडिया का, रिपब्लिक आइडिया कहा गया, यानी प्रारंभिक गणतंत्र, इसको कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र जैसे अभी हमने गणा यानी गण, ठीक है, और संघ, तो गण में क्या मिलकर बनाया, एक संघ, एक समिति, और उसके हेड किसको बनाया, राजा को, इसीलिए इसको बनाते कहते हैं गणतंत्र। तो दो प्रकार के सिस्टम था, एक था मोनार्क और दूसरी तरफ रिपब्लिक। तो याद रखिएगा उदाहरण अभी मैंने बोला कि रिपब्लिक में वजीर और मंत्री इधर, मगध था इधर, अवंती था, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, समझ में आई बात। यहाँ ये देवो समितियां और सभाएं क्या करती थी, राजा को राजा की सहायता करती थी, और ये गण और संघ जो थे, गण या संघ बोलते हैं, ये गण और संघ मिलकर एक राजा बनाते थे, जो इनकी सलाह पर कोई निर्णय लेता था और राज्य को चलाने का काम करता था। इसीलिए यह ना प्रारंभिक विचार था रिपब्लिक का, ठीक है, ओके। चलो तो आगे थोड़ा सा देखते हैं अब क्या हुआ कि ये तो रहा, और किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के जो ये इतने बड़े महाजनपद हैं, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि इसे टैक्स की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अरे राज्य कैसे चलेगा, जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक राज्य कहां से चलेगा। तो राज्य को चलाने के लिए चाहिए पैसा, ठीक है ना। और पैसा कौन देगा, तो पैसा वो लोग देंगे जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं, जो वस्तुओं को उत्पादित कर रहे हैं, उनसे ही टैक्स मिलेगा। तो उस समय एग्रीकल्चर यानी कृषि सबसे ज्यादा रिलेवेंट थी, जो कृषि की सबसे ज्यादा रिलेवेंट थी, खेती, एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर में जो जितने लोग शामिल थे, जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर शामिल थे, यहाँ से देखते हैं एग्रीकल्चर में जितने लोग शामिल थे, यानी तो किसान इसमें शामिल थे, वो लोग टैक्स देते थे। और एक ऐसा सिस्टम चलता था जिसको सर कहते थे, क्या बोलते थे, सर, यानी सर के माध्यम से, यानी सर वसूला जाता था, यानी जो किसानों के द्वारा टैक्स लिया जाता था उसे हम कहते थे सर। और ये सर 1/6 यानी 1/6 होता था पूरी प्रोडक्शन का, यानी जितना कमाएगा उसका 1/6 किसको दे देगा, स्टेट को देगा, यानी राजा को देगा। तो ये राज्य को चलाने के लिए टैक्स का मुख्य स्रोत था किसान, यानी एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर से ही ये जनपद और महाजनपद, यानी अब तो जनपद किसमें कन्वर्ट हो गए, महाजनपद में, और ये महाजनपद चलते थे। कारण ये था ना कि इन महाजनपदों में जो राजा थे, और एक मोनार्की पर देंगे, तो जो यहाँ राजा हुआ करते थे ना, जो राजा थे, उनको ना अपने अस्थायी सेना रखनी होती थी, तो खर्चे बहुत ज्यादा होते थे, बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। सेना अस्थायी जो परमानेंट सेना आर्मी रखने में ज्यादा खर्च होते थे, इसीलिए इनको ज्यादा टैक्स चाहिए था, ठीक है। तो ये राजा ये किसानों से 1/6 पूरी प्रोडक्टिविटी का 1/6 पार्ट ले लेते थे, उसी को बोला जाता था सर, ठीक है। और उससे उनका राज्य का खर्चा चलता था। इतनी बात समझ में आई। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस दौर में ऐसे ही नहीं रहा। ये जब मगध था, मगध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे शक्तिशाली स्टेट था, तो बहुत ज्यादा इनोवेशन भी हुआ, ठीक है। और एक बात दी जाए, इन महाजनपदों को महाजनपद बनने में सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल इनकी सहायता किया तो वह था आयरन। इस एज में आयरन की खोज हो गई थी, और आयरन एक ऐसी धातु है जिससे आसानी से टूल बनाए जा सकते थे, एग्रीकल्चर टूल बनाए जा सकते थे, वेपन बनाए जा सकते थे, जो इनकी कृषि में सहायता करेंगे। और जब एग्रीकल्चर में इनकी सहायता करेंगे तो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी तो ट्रेड ज्यादा होगा, ट्रेड ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और पैसा जब ज्यादा होगा तो स्टेट और ज्यादा ग्रो करेगा। तो इस तरह से इनोवेशन हुआ, क्या बोलते हैं, एजुकेशन बेहतर रहा। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे इस समय, जहां पर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, जहां चाइना से
वेलसांग जैसे बड़े बड़े विद्वान इधर पढ़ने आए, तो ये एजुकेशन का भी सेंटर रहा, नालंदा विश्वविद्यालय रहा, ठीक है। तो ये इनोवेशन हुए इस दौर में, यानी 6th सेंचुरी में ये बातचीत हुई। और इसी सेंचुरी में याद रखिएगा, मगध के 6th सेंचुरी में है प्रारंभिक में, बुद्ध और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे, ये इन्हीं का दौर था। मगध में ये लोग थे, ठीक है। मगध के समय में यानी इस टाइम पीरियड में ये लोग अपनी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पैरेलली दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों चल रहा था। इसलिए देखिएगा कि अशोक मगध का जो राजा था उसने बौद्ध धर्म अपना रखे थे, ठीक है ना। और उस समय बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा पीक पर था। और एक बात याद रखिए, जब वो किसी धर्म को स्टेट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाए या उसको प्रमोट किया जाए, तो ये धर्म और ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसका स्थान राज्य में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना हम लोगों ने 3 टॉपिक आज कवर किया है, जनपद और महाजनपद, दूसरा कि अर्लियर आइडिया ऑफ द रिपब्लिक, और तीसरा इनोवेशन, न्यू इनोवेशन। तो इन 3 टॉपिकों को आज हम देख लेंगे। इसमें से जो भी चीजें नहीं समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और लाइक करना है और शेयर करते चलना है, ओके बच्चा पार्टी। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है ना, तो उसे बताना भी है कि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप हमें बताएंगे नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आप कैसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो सजेस्ट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। और जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, ठीक है। और रोज आपकी एक क्लास चलेगी और लगातार आप इसे देखते रहे। जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।